तो चलो आज बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइजिंग की। प्लानिंग तक हम लोगों ने अपना बिजनेस स्टडीज कंप्लीट करा और ऑर्गेनाइजिंग एक बहुत ही स्मॉल चैप्टर है जो कि 2 से 3 वीडियोस में आपका खत्म हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू कर। तो ऑर्गेनाइजिंग है क्या? अब हमारे बिजनेस स्टडीज में एक बहुत फेमस आपने प्रिंसिपल्स पढ़ी हैं पर्सन की जिसका नाम है हेनरी फेयोल। उन्होंने बोला कि टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस इज टू प्रोवाइड इट, यानी अगर आप ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने का मतलब बिजनेस को प्रोवाइड करना किसके साथ? एवरीथिंग यूजफुल, जो भी बिजनेस की फंक्शनिंग के लिए यूजफुल है, जो भी बिजनेस के लिए यूजफुल है, उन सभी चीजों को प्रोवाइड करना, उन सभी चीजों को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोल दूं अरेंजमेंट करना, उसी को हम लोग ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। अब क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो मोस्ट यूजफुल है, जैसे कि रॉ मटेरियल, मशीन्स, टूल्स, कैपिटल एंड पर्सनल। पर्सनल यानी कि वो जो लेबर या वो पर्सन्स जो काम करने वाले हैं। तो इन सबका प्रॉपर अरेंजमेंट होना ताकि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रिसोर्सेज का और कोई भी वेस्टेज, किसी भी तरीके का कोई ऑल्टरेशन, कोई भी गलत ना हो, सब कुछ एक वेल मैनर्ड वे में हो और हमें बेनिफिट्स मिले पॉजिटिवली। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है और फर्स्ट टॉपिक जो आता है वो है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। बहुत सिंपल प्रोसेस, बहुत छोटा सा प्रोसेस है ऑर्गेनाइजिंग का। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। अब ऑर्गेनाइजिंग किसके बाद है? प्लानिंग के बाद। तो जो भी आपने प्लान करा है उसके अकॉर्डिंगली हमें अपने काम को डिवाइड करना है। पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि काम करना क्या है, कैसे होगा, देन उसको डिवाइड कर देना है ताकि किसी भी तरीके का कोई डुप्लीकेशन ना हो, किसी भी तरीके की कोई ओवरलैपिंग ना हो, वेस्टेज ना हो। काम को प्रॉपर्ली डिवाइड कर देंगे तो एक इंसान एक ही काम करेगा और दूसरा इंसान दूसरा काम करेगा। तो कोई भी ओवरलैपिंग यानी एक काम को 2 बार नहीं करा जाएगा, अच्छे से डिवीजन हो जाएगा। डिवाइड करने के बाद हम लोग डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब होता है कि अलग अलग काम के अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाना। अब डिपार्टमेंट्स 2 तरीके से बन सकते हैं, इधर फंक्शनल बेसिस पे और डिविजनल बेसिस पे। अगर हम बात करें फंक्शंस के बेसिस पे, जैसे कि हमने परचेज डिपार्टमेंट अलग बना दिया जो कि सब कुछ परचेज करेगा, सेल्स डिपार्टमेंट अलग बना दिया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग बना दिया। तो अगर हम बात करें फंक्शंस के बेसिस पे तो उस डिपार्टमेंटलाइजेशन को बोलते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। अगर बात करें डिविजनल बेसिस पे तो वो कंपनी विच इज प्रोड्यूसिंग मोर देन 1 प्रोडक्ट। अगर कोई कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है और प्रोडक्ट्स के बेसिस पे हम लोग डिपार्टमेंट्स बनाए तो उसको बोलते हैं डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। प्रोडक्ट्स के बेसिस पे कैसे? जैसे टेक्सटाइल्स अलग कर दिया, उसके बाद अगर मैं बात करूं फुटवेयर अलग कर दिया, उसके बाद अगर बात करें ग्रोसरी अलग कर दिया। तो इस तरीके के अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग प्रोडक्ट्स के बेसिस पे बनाए जाएंगे तो बोलेंगे डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब डिपार्टमेंट बने होंगे तो काम एक वेल मैनर्ड वे में होगा, प्रॉपर वे में होगा। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो अब डिपार्टमेंट्स बनाना सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, इन डिपार्टमेंट्स में कौन क्या काम करने वाला है वो भी देखना जरूरी है। तो तीसरा स्टेप होता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, यानी कि ड्यूटीज असाइन करना, वर्क प्रोवाइड करना कि कौन कितना काम करेगा और किस तरीके से करेगा। ड्यूटीज असाइन इस तरीके से करेंगे कि हमारी क्वालिफिकेशन हमारी स्किल्स को मैच करे। अगर क्वालिफिकेशन और स्किल्स पे मैच नहीं हुई तो फिर वो काम प्रॉपर नहीं हो पाएगा। अब ड्यूटीज प्रोवाइड करने के बाद देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। अगर आप किसी को सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं और उनको अथॉरिटी नहीं दे रहे तो वो गलत है। यानी कि प्रिंसिपल भी हम पढ़ के आ चुके हैं दैट देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन बोथ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है? रिलेशनशिप्स बनानी है कि कौन किसको रिपोर्ट करने वाला है। जिसके पास सबसे ज्यादा पावर्स हैं उन्हें टॉप लेवल में रख दिया जाएगा, जिनके पास उससे कम है उन्हें मिडिल लेवल में, और जो लीस्ट पावरफुल है उन्हें लोअर लेवल में रख दिया जाता है। तो इस रिलेशनशिप को बनाना, एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप को बनाना, इसी को हम लोग बोलते हैं एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। क्योंकि अगर कोई लेबर काम कर रहा है तो उसके ऊपर बॉस होगा तभी वो अच्छे से काम कर सकता है। कोई भी इंसान अगर वो फ्री है, उसके ऊपर कोई सुप्रीम पावर नहीं है, हेड नहीं है, तो वो उतना प्रॉपर मैनर में काम नहीं करेगा जितना प्रॉपर में उसको करना चाहिए। तो ये बेसिक 4 पॉइंट्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में आ जाते हैं। सबसे पहला काम डिवीजन करना काम का, उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाना। डिपार्टमेंट्स 2 तरीके से बनेंगे, फंक्शनल, डिविजनल। फिर ड्यूटीज प्रोवाइड करना एंड देन एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बनाना, मैनेजमेंट हायरार्की
डेवलप करना। आप इसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लो, और आई एम कमिंग इन जस्ट 2 सेकेंड्स। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अपने आप में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड्स में रेगुलरली आ रहा है, रेगुलरली पूछा जा रहा है, तो बहुत ध्यान से समझना। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ये लाइन तो आपने एज इट इज याद रखनी है, कई बार ये एज इट इज आई है। इट रेफर्स टू अ फ्रेमवर्क, यानी कि पूरा का पूरा बहुत सारी चीजों को कलेक्ट करके एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा within which the managerial and operational tasks are performed। अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर एक सिस्टम है जो ये बताता है कि कौन किसको रिपोर्ट करने वाला है, कौन क्या काम करने वाला है, किस तरीके से काम होगा, किस डिपार्टमेंट में क्या काम होने वाला है। इस पूरे ओवरऑल फ्रेमवर्क को ही हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इसी स्ट्रक्चर में सारे मैनेजरियल और ऑपरेशनल टास्क होते हैं। मैनेजरियल यानी जो मैनेज करने वाले, ऑपरेशनल यानी जो मेन फंक्शंस हैं ऑर्गेनाइजेशन के। इट स्पेसिफाइज द रिलेशन बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज। अब अगर हम बात करें पीपल की तो कौन लोग कितना काम करेंगे और किस रिसोर्सेज को यूज करके करेंगे, तो ये सब भी हमें स्ट्रक्चर से ही पता चलता है। इसके बाद स्पैन ऑफ मैनेजमेंट गिव्स शेप टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें कि स्ट्रक्चर किस तरीके से बनने वाला है तो वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर में आ सकता है। व्हाट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट? कि अंडर वन सुपीरियर, एक सुपीरियर के अंडर कितने सबऑर्डिनेट्स इफेक्टिवली काम कर सकते हैं, उसको बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। कि हाउ मेनी इफेक्टिव सबऑर्डिनेट्स कैन बी वर्कड अंडर वन सुपीरियर। अब अगर अच्छा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होगा तो उसके अकॉर्डिंगली हमें स्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। अगर आपका जो सुपीरियर है वो इतना इफेक्टिव नहीं है तो उसके अकॉर्डिंगली डेवलप करना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कैसा है। उसके बाद स्ट्रक्चर मेक्स क्लियर हु इज रिपोर्टिंग टू हुम, कौन किसको जवाब देने वाला है, क्या उसकी अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब कुछ क्लियरली कौन डिफाइन करता है? ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। अब जो स्ट्रक्चर बनेगा वो 2 प्रकार से बनाया जा सकता है, 2 तरीके से बनाया जा सकता है। इस चीज को हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन में भी पढ़ा। किस तरीके से? सबसे पहले तो फंक्शनल बेसिस पे, यानी कि अगर हम लोग देखें तो जो भी किसी पर्टिकुलर फंक्शन से रिलेटेड काम है वो एक डिपार्टमेंट में रख दो। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पे परचेज डिपार्टमेंट का या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का लिखा है कि ऑल द जॉब्स ऑफ प्रोडक्शन अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जैसे कि प्रोसेसिंग है, क्वालिटी कंट्रोल है, रिपेयर है, ये सब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही करने वाला है। इसी तरीके से अगर मैं एग्जाम्पल लूँ मार्केटिंग डिपार्टमेंट का, तो मार्केटिंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सब किस में आ जाएंगी? मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आ जाएंगी। जैसे कि एडवर्टीजमेंट हो गया, सेल्स प्रमोशन हो गया, क्या हम सिस्टम रखने वाले हैं, ये सब मार्केटिंग डिपार्टमेंट करे। तो जहां पर भी आपके जितने भी जॉब्स हैं वो फंक्शंस के अकॉर्डिंगली मैनेज करे गए हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के सारे संबंधित काम प्रोडक्शन में, सेल से रिलेटेड सब सेल डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग से रिलेटेड सब मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, स्टाफ की बात हो रही है तो एचआर डिपार्टमेंट में। इस तरीके का जब स्ट्रक्चर बनाया जाता है, इस तरीके से जब काम को डिवाइड करा जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग फंक्शनल स्ट्रक्चर। दूसरा जो स्ट्रक्चर आता है वो आता है डिविजनल स्ट्रक्चर। ये हमने पहले भी डिस्कस करा। ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ सूटेबल है? ओनली टू मल्टी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है, जिसके पास बहुत सारी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, वो इस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। अब इस स्ट्रक्चर में क्या होगा? एक्टिविटीज रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट। जैसे कि वही हमने लिया कि गारमेंट्स का डिपार्टमेंट बनाया, तो गारमेंट्स के डिपार्टमेंट में गारमेंट्स का प्रोडक्शन, परचेज, सेल, मार्केटिंग सब गारमेंट डिपार्टमेंट में होगा। सिमिलरली इसी तरीके से हमने फुटवेयर बनाया, उसका सारा काम इसमें होगा। फुटवेयर के अलावा हमने यूनिफॉर्म का अलग बना दिया, तो ये सब डिपार्टमेंट्स में यूनिफॉर्म से रिलेटेड सारा काम यूनिफॉर्म में ही होगा। अब ये गारमेंट्स अलग हो गया और यूनिफॉर्म अलग हो गया। अगर मैं क्लोथ्स डिपार्टमेंट बनाया था तो एक ही बन जाता। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर में 2 प्रकार के हो सकते हैं। अगर हम फंक्शंस के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं तो फंक्शनल, और अगर हम प्रोडक्ट्स के बेसिस पे देख रहे हैं कि प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी काम है वो एक डिपार्टमेंट में होगा, तब वो बन जाता है हमारे पास डिविजनल। आपको नोट डाउन करना है, नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो। हम लोग आते हैं इसके अब मेरिट्स और डीमेरिट्स के। अब देख लेते हैं फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर के मेरिट्स और डीमेरिट्स। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो फंक्शनल का जो सबसे पहला एडवांटेज है वो है स्पेशलाइजेशन। व्हाट इज स्पेशलाइजेशन? कि अगर एक डिपार्टमेंट एक ही पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है
तो वो लोग उस चीज़ में प्रोफेशनल हो जाते हैं, वो लोग उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो उन लोगों को उसमें एक स्पेशलाइजेशन देखने को मिलता है कि एक काम में पर्टिकुलर एक्सपर्टीज उनसे अच्छा कोई नहीं करेगा, और वो लोग प्रोफेशनल्स भी हायर कर सकते हैं ताकि वो और अच्छे से काम को कर पाए। तो हमें यहाँ क्या देखने को मिलेगा? स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट इज इजी सुपरविजन। इजी सुपरविजन क्या है कि जो सुपरवाइजर है, यानी कि जो आपको चेक कर रहा है कि आप काम ठीक से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो उस काम को रेगुलर बेसिस पे कर रहा है। तो वो इतना ज़्यादा वर्स्ट हो चुका है उस चीज़ में, वो इतने अच्छे से कर रहा है कि वो हर चीज़ को बहुत प्रॉपरली डिफाइन कर सकता है, उन्हें प्रॉपर गाइडेंस दे सकता है, और उसके लिए सुपरविजन बहुत ही सिंपल और ईजी हो जाता है। देन इजी कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन भी मेंटेन रहता है, जल्दी से कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। कॉन्फ्लिक्ट क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑफ इंटर डिपेंडेंस ऑफ डिपार्टमेंट्स। बिकॉज ऑफ इंटर डिपेंडेंस। देखो हर डिपार्टमेंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट पे डिपेंडेंट है। जब तक ये रॉ मटेरियल नहीं खरीदेंगे तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा? सिमिलरली सेल डिपार्टमेंट प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है। अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो ये सेल कैसे करेंगे? तो ये समझते हैं एक दूसरे की इंपॉर्टेंस, और इन्हें पता है कि अगर एक भी काम रुकेगा तो सबका काम रुक जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना यहाँ पर आसान हो जाता है। अगर हम अगले एडवांटेज की बात करें तो वो है इफेक्टिव ट्रेनिंग, कि एक डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय को एक लिमिटेड लेवल तक की ट्रेनिंग देनी होती है, उसी डिपार्टमेंट के रिलेटिंग स्किल सिखानी होती है जिसमें वो काम कर रहा है। तो ट्रेनिंग देना भी यहाँ पर आसान हो जाता है और इफेक्टिव बन जाता है। अब अगर बात करें डिसएडवांटेजेस, तो सबसे पहला डिफिकल्टी इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। डिफिकल्टी इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कैसे? क्योंकि एक डिपार्टमेंट में एक ही पर्टिकुलर तरीके का काम करा जा रहा है, उन्हें बस उसी चीज की ट्रेनिंग दी जा रही है, तो वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के प्रोस्पेक्ट से चीजों को सोच पा रहे हैं। अगर कोई अदर डिपार्टमेंट प्रॉपर काम नहीं कर रहा तो वो उसके प्रोस्पेक्ट से नहीं सोच पा रहे, सिर्फ अपने बारे में सोच पा रहे हैं, अपने से रिलेटेड सोच पा रहे हैं। तो एज अ रिजल्ट मे बी समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन को अगर एज अ होल सोचने की जरूरत है तो इनका थॉट प्रोसेस वहां तक जाएगा ही नहीं। अब वहां तक नहीं जाएगा, सोच ही नहीं पाएंगे उस प्रोस्पेक्ट से, तो फिर ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं होता है। दूसरी बात अगर मैं करूं तो डिफिकल्टी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब कि सपोज ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं हुआ, आपका जो टारगेट था कि 20% प्रॉफिट बढ़ाना है वो नहीं बढ़ा, अब आप किसको जिम्मेदार मानेंगे? कि सेल ने अच्छे से सेल नहीं करी, या प्रोडक्शन ने प्रॉपर चीज नहीं बनाई, या रॉ मटेरियल खराब था, परचेज की गलती है? आप यहाँ पर अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते किसी को इतना इजीली। नेक्स्ट इज इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी क्या है? कि एक डिपार्टमेंट के एक एम्प्लॉय को एक पर्टिकुलर चीज की ही ट्रेनिंग दी है, अब अगर दूसरे डिपार्टमेंट का कोई एम्प्लॉय एब्सेंट है तो इधर वाला उसका काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसको आता ही नहीं है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, बहुत ज्यादा इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है। आगे बढ़े अगर हम डिविजनल स्ट्रक्चर की तरफ, तो इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला स्पेशलाइजेशन, बट यहाँ पे फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होगा था, यहाँ पर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होगा। नेक्स्ट इज क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग क्यों है? क्योंकि ये लोग किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इनका अपना डिपार्टमेंट है, अपने अकॉर्डिंगली काम करना है, तो फास्ट डिसीजन ये ले सकते हैं, इन्हें किसी और डिपार्टमेंट्स के लिए वेट करने की नीड नहीं है। अब यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी भी रखी जा सकती है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी गारमेंट्स की सेल लो है तो आपके गारमेंट्स को आप अकाउंटेबल ठहरा सकते हो। अगर आपके किसी पर्टिकुलर और प्रोडक्ट के कॉस्मेटिक की वजह से सेल कम जा रही है तो आप कॉस्मेटिक को अकाउंटेबल ठहरा सकते हो। उसके बाद एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ क्या है यहाँ पर? कि अब अगर आपको प्रोडक्ट्स बढ़ाने हैं तो आप बिना किसी भी डिपार्टमेंट को डिस्टर्ब करे बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपके पास अपना सेपरेट प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग, एचआर है, तो आप बिना किसी को डिस्टर्ब करे एक्सपेंशन और ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस, तो ज्यादा नहीं है, 2-3 ही है। कॉन्फ्लिक्ट, सबसे पहले तो लड़ाई झगड़ा होगा रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। अब जब एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो किस डिपार्टमेंट को ज्यादा फोकस करा जाए, किस डिपार्टमेंट पे कम फोकस करा जाए? हम लोग कॉस्मेटिक पे फोकस करें, गारमेंट्स पे फोकस करें, शूज पे फोकस करें, किस डिपार्टमेंट पे फोकस करें? तो इस रिगार्डिंग में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। अगर अब हम देखा जाए तो लड़ाई झगड़े होंगे तो ये सब बोलेंगे कि हमें अलग अलग अपने रिसोर्सेज दो, तो वहां पे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे फाइनेंस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी। तो हो सकता है कंपनी को लोन्स वगैरह लेना पड़े और वो हार्मफुल लॉन्ग टर्म में कंपनी के लिए हो सकता है। तो ये इसके डिसएडवांटेज आ गए गाइस। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक समाप्त। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और एज यूजुअल सबके साथ शेयर करना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस। कल ही आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। तब तक के लिए सी यू सून।